तो अब देखो जो अगला टॉपिक है वो है गाउस की प्रमेय के अनुप्रयोग। अब यहां पर हम पढ़ेंगे गाउस की प्रमेय के अनुप्रयोग, और अनुप्रयोग में कई डेरिवेशन आएंगे आपके। तो उनमें से जो पहला डेरिवेशन हम एक वायर लेंगे, उस वायर से नजदीक में कोई एक पॉइंट लेंगे, उस पॉइंट पर हम लोग क्या कहेंगे, एक वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। यहाँ पर अनंत लंबाई के आवेशित तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसका डेरिवेशन हम लोग यहाँ पर करेंगे। सबसे पहले डायग्राम बना लेते हैं। डायग्राम बनाना मैंने आपको सिखाया था लास्ट लेक्चर में, फिर रिपीट कर रहा हूं, ठीक है, देख लेना उसे। तो अब देखो हमारे पास क्या है, एक वायर है। आप गौर से देखो, जो वायर होती है, मान लो कोई भी इलेक्ट्रिकल वायर है, कोई भी तार है जो घरों में हम लोग यूज करते हैं ना फ्रिज वगैरह चलाने के लिए, जो तार होती है अगर आप उसे छील कर देखोगे, उसकी पीवीसी उतार के देखोगे तो कुछ इस तरह की होती है, उंगली की तरह गोल होती है, ठीक है, गोल और ठोस होती है, ऐसी तो होती है। तो यानी एक बेलन के आकार की होती है, ऐसी तो होती है। तार कैसी होती है, एक बेलन के आकार की। तो मैं क्या कर रहा हूं, एक डायग्राम बना रहा हूं। ये है एक वायर, यहां पे क्या होगा, सर्कल लगे हुए होंगे, कोई वायर है तो, और ये वायर जो है वो अनंत लंबाई की है, मतलब बढ़ते जा रही है, हमें नहीं पता कितने लंबाई की है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसे मान लेंगे क्या कि ये L लंबाई की है। तो अब गौर से देखो, मैंने आपको चीजें समझाई थी कि इलेक्ट्रिकल फील्ड को कैसे मेंशन करना है और एरिया वेक्टर को कैसे मेंशन करना है। तो मान लीजिए ये पहली सरफेस क्या है, S1 है, और ये दूसरी सरफेस क्या है, S2 है, और ये तीसरी सरफेस क्या है, यहाँ पर S3 है, ये वाली सरफेस, ठीक है, ये क्या है, S3 है। अब यहाँ पर देखो इलेक्ट्रिकल फील्ड की डायरेक्शन मैंने आपको बताई थी कैसे मेंशन करनी है, अंदर की ओर कभी मेंशन नहीं करते हैं, हमेशा क्लोज सरफेस में बाहर की ओर क्या होता है, इलेक्ट्रिकल फील्ड होता है। ये बात समझ में आ गई। तो हमेशा कैसे दिखाएंगे इलेक्ट्रिकल फील्ड, बाहर की ओर जाता हुआ, कौन सी सरफेस में, क्लोज सरफेस में, और बेलन क्या है, एक क्लोज सरफेस है। बात समझ में आ गई। अब गौर से देखो एरिया वेक्टर कैसे दिखाएंगे। एरिया वेक्टर, ये एक रिंग सर्कल है, सर्कल, तो सर्कल का एरिया वेक्टर कैसे, मैंने आपको बताया था परपेंडिकुलर टू द सरफेस, तो इस साइड में जाएगा, तो इसका क्या हुआ, एरिया वेक्टर ds1, वेक्टर ds1, और इसका एरिया वेक्टर इस साइड में जाएगा तो कितना हुआ, वेक्टर ds2। अच्छा यह S3 सरफेस है, इसको खोलेंगे तो क्या बन जाएगी, एक सीट बन जाएगी, कौन सी, वर्गाकार या फिर आयताकार सीट बन जाएगी। तो इसका जो एरिया वेक्टर होगा वो कैसे डिफाइन होगा, इस तरीके से ऊपर की ओर, इसको बोलेंगे वेक्टर ds3। बात समझ में आ गई। ये चीजें आपको यहां पर दी गई हैं, ठीक है। अब मान लीजिए इसके बीच में एक आवेशीय घनत्व मान लेते हैं, ठीक है, आवेशीय घनत्व मतलब बहुत सारा आवेश रखा हुआ है बीच में, ये प्लस मैं दिखा रहा हूं, ये इसमें लिखा है ना अनंत लंबाई के आवेशित तार में, मतलब उसमें क्या है, अभी आवेश है, तो ये अनंत लंबाई का आवेशित तार है, ठीक है। ये अगर इसकी त्रिज्या को मेंशन करोगे आप, तो मान लीजिए इस पॉइंट से इस पॉइंट की जो दूरी है, यहां पर एक पॉइंट है P, यहां पर एक पॉइंट है P, जिस पर हमें क्या करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, ठीक है। तो यहां से यहां तक की जो दूरी है वो कितनी है, R है, स्मॉल r, ठीक है, मान लीजिए। तो ये है आपका डायग्राम। इस डायग्राम की हेल्प से हमें क्या करना है, यहाँ पर अनंत लंबाई के आवेशित तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो डायग्राम को रटना नहीं है बिल्कुल भी, ऐसे मेंशन करना है। इसको क्या देते हैं, इलेक्ट्रिकल फील्ड, ठीक है, ये ई से मेंशन करते हैं यहाँ पर। अब देखो बच्चों यहाँ पर हमें करना कैसे है, देखो सबसे पहले हमें क्या मानना है, माना, यहाँ पे लिख लेता हूं मैं, माना स्मॉल l लंबाई का एक तार है जिस पर रेखीय आवेश
Q है तथा रहने दो, रेखीय आवेश Q है, तब रेखीय आवेश घनत्व, रेखीय आवेश घनत्व, रेखीय आवेश घनत्व को हम लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? लैम्डा से। और ये जो होता है वो होता है Q अपॉन स्मॉल l। ठीक है, ये क्या होता है? रेखीय आवेश घनत्व होता है। अगर यहां से मैं Q की वैल्यू निकालूं तो Q बराबर क्या होगा? लैम्डा l। तो इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो। ठीक है, ये आपकी वैल्यू हम आगे यहाँ पर पुट करेंगे डेरिवेशन में। अब हमें यहाँ पर इस डायग्राम के हिसाब से चलना है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर जब डायग्राम के हिसाब से चलेंगे तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? यहाँ पर फ्लक्स निकालेंगे कि इसमें कितना फ्लक्स है, इसमें कितना फ्लक्स है और इस सरफेस में कितना फ्लक्स है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा? फ्लक्स निकालने के लिए फ्लक्स में हमें cos थीटा की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि cos थीटा कैसे निकालते हैं। तो एरिया वो इन दोनों के बीच का एंगल निकालना पड़ेगा, है ना। तो मैं एक लाइन लिख रहा हूँ यहाँ पर, देखो पहली यहाँ पे लिख रहा हूँ ds1 मतलब वेक्टर ds1 बा वेक्टर E के बीच का कोण कितना होगा? मैंने आपको निकालना सिखाया था ना लास्ट वीडियो में, जिसने नहीं देखा पहले देख लेना। ठीक है, तो यहाँ पर कितना 90 डिग्री होगा। कैसे होगा? इलेक्ट्रिकल फील्ड इधर चल रहा है, एरिया वेक्टर इधर जा रहा है, इधर देखो ध्यान से, इलेक्ट्रिकल फील्ड इधर, एरिया वेक्टर इधर, बीच का कोण कितना 90 डिग्री। तो यहाँ पर कितना 90 डिग्री। तो अब बात करते हैं सरफेस, पृष्ठ S1 से होकर जाने वाला वैद्युत फ्लक्स। ठीक है, तो यहाँ पे लिखता हूं मैं पृष्ठ S1 से होकर गुजरने वाला फ्लक्स, इसको मैं मेंशन कर रहा हूं 1 से। ठीक है, तो φ1 इज इक्वल टू वेक्टर E डेल्टा S1 cos थीटा। तो यहां पर देखो वेक्टर E तो ऐसे ही रहेगा, डेल्टा S1 भी ऐसे ही रखते हैं, cos थीटा यानी कि cos 90, यानी ये कितना हो गया टोटल 0, यानी फ्लक्स कितना आया 0। ऐसी सेम हम लोग क्या करेंगे इस सरफेस के लिए करेंगे। तो यहां पर देखो क्या है, ds2 वेक्टर ds2 बा इलेक्ट्रिकल फील्ड E के बीच का कोण, यहां पर देखो बीच का कोण। अब यहां पर देखो बीच का कोण कितना, फिर से वही 90 डिग्री, ये इलेक्ट्रिकल फील्ड इधर, एरिया वेक्टर इधर, बीच का कोण कितना 90 डिग्री। तो यहां पर अब लिखेंगे पृष्ठ S2 से होकर जाने वाला फ्लक्स। अच्छा, यहां पर देखो फ्लक्स कितना होगा, इसको मैं φ2 से डिनोट कर रहा हूं। ठीक है, यहां पर कितना φ2, तो यहां पर कितना E डेल्टा S2 cos थीटा, यानी E डेल्टा S2 cos 90, यानी कितना 0। फिर से वही आ गया सेम, 0 यहां से भी और 0 यहां से भी। अब बीच वाली सरफेस बची आपकी कौन सी, ये वाली सरफेस। अब इसका निकाल लेते हैं। तो इसके बीच का सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, हमें एंगल निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां पर देखो क्या है, सरफेस S3 ऐसे लिख देता हूं मैं, एरिया वेक्टर ds3 बा इलेक्ट्रिकल फील्ड E के बीच का कोण। बीच का कोण कितना है, ध्यान से देखो 0 रहेगा ना। इसी साइड में क्या चल रहा है, एरिया वेक्टर। यहां देखो मान लो इस साइड में क्या चल रहा है, एरिया वेक्टर, और इसी साइड में क्या चल रहा है, इलेक्ट्रिकल फील्ड। तो इन दोनों के बीच का कोण कितना 0, तो 0 मैंने मेंशन कर दिया यहाँ पर। ठीक है, अब गौर से देखो यहाँ पर मुझे क्या करना पड़ेगा, जैसे पृष्ठ S3 से होकर जाने वाला निकालना पड़ेगा, जैसे S1 और S2 से निकाला है। तो यहाँ पर लिख रहा हूं मैं पृष्ठ S3 से गुजरने वाला फ्लक्स, कितना φ3, कितना φ3। अच्छा, यहां पर देखो φ3 यानी इसको फिर से वैसे ही मेंशन करेंगे ds3 और cos थीटा। तो यहां पर अगर मैं φ3 की वैल्यू निकालूं, φ3 बराबर
ई डेल्टा S3 cos 0, यही तो हुआ। तो यहाँ पर जब ये cos 0 हो गया तो यहाँ पर cos 0 की वैल्यू कितनी 1 होती ना, 1, यही तो होती है। तो यहाँ तो वैल्यू होगी कितनी 1 ई इंटू डेल्टा S3 इंटू 1। अच्छा यहाँ पर अब देखो, यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर वैल्यू क्या, वहां पर तो सीधे सीधे 0 हो जा रहा था तो हमने कुछ मेंशन नहीं किया यहाँ पर। अब क्या है, S का मतलब क्या है, एरिया है, मतलब क्षेत्रफल है। किसका क्षेत्रफल, ये बीच वाले एरिया का क्षेत्रफल। अब इसका क्षेत्रफल अगर हमें निकालना है, यहाँ पर इसका क्षेत्रफल अगर हमें निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसकी लंबाई और चौड़ाई हमें पता होनी चाहिए, क्योंकि अगर हम इसे ऐसे खोलेंगे तो ये आयताकार शीट बनेगी, और आयताकार शीट में लंबाई और चौड़ाई, लंबाई इंटू चौड़ाई क्या होता है, उसका क्षेत्रफल होता है। ठीक है, तो अब गौर से देखो, हमने पहले ही माना था कि अनंत लंबाई का है, मतलब इसकी लंबाई कितनी है, L है। L लंबाई मानी थी ना, इस पूरे की लंबाई कितनी मानी थी, L लंबाई मानी थी इसको। ठीक है, तो अब गौर से देखो, अगर ये गोल सीट है, मैं इसे ऐसे खोलता हूं, ऐसे खोलूंगा तो ये कुछ इस तरह की सीट बनेगी, ऐसे करके, गौर से देखो ऐसे बनेगी ना सीट, और ये वाली लंबाई क्या हो जाएगी, L लंबाई हो जाएगी, ये वाली, यही तो है लंबाई, देखो L लंबाई हो जाएगी। अब ये जो चौड़ाई है, ये चौड़ाई कैसे मेंशन करेंगे, ध्यान से देखो, ये जब गोल है, ऐसे करके गोल सीट है ना, ये गोल सीट, अगर मैं ऐसे खोलूंगा तो आयताकार सीट बन गई। तो गौर से देखो, ये जो यहां पर जो गोल है, ये वाला, ये जो हिस्सा है, इसकी परिधि यानी कि इस वृत्त की परिधि के बराबर ही तो इसकी चौड़ाई होगी, है ना, बराबर होगी ना, देखो परिधि तो बन रहा है, तो इस परिधि के बराबर जब चौड़ाई होगी तो परिधि के लिए सूत्र क्या होता है, 2 पाई r। तो परिधि का सूत्र कितना, 2 पाई r, तो यानी इसकी जो चौड़ाई होगी वो कितनी होगी, 2 पाई r। बात समझ में आ गई। तो अब यहां पर अगर डेल्टा S3 की बात करें तो कितना, इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 2 पाई RL, यानी 2 पाई RL, ये आ गया। तो अगर फाई 3 की बात करें तो फाई 3 कितना हो गया, 2 पाई RL वेक्टर E, साथ में वेक्टर E भी चल रहा है। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पर फाई 1 की वैल्यू निकल गई, फाई 2 की वैल्यू निकल गई, फाई 3 की वैल्यू निकल गई। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर पूरी आकृति से होकर जाने वाला फ्लक्स निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेता हूं मैं, कुल गुजरने वाला फ्लक्स। ठीक है, अब देखो कितना वैद्युत फ्लक्स आया, कुल के लिए निकालेंगे तो मैं सीधे लिख रहा हूं फाई ई, यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, और कुल निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, सारे फ्लक्स को जोड़ना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर फाई 1 प्लस फाई 2 प्लस फाई 3, यही तो करना पड़ेगा यहाँ पर। ठीक है, अब गौर से देखो, फाई 1 की वैल्यू 0, फाई 2 की वैल्यू 0, और बची किसकी वैल्यू, 2 पाई आर एल ई। तो यहाँ पर लिखेंगे वेक्टर ई 2 पाई आर एल, ये लिख लिया हमने। अब गौर से देखो, यहां पर जो फाई ई की वैल्यू आई है, फाई ई की वैल्यू, यहां पे मैं मतलब फाई ई मतलब फाई मतलब फ्लक्स, आप सीधे बोल सकते हो, ई नहीं भी लगाओगे तब भी चलेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये क्या हो गया, ई 2 पाई आर एल, इसको समीकरण नंबर 2 कह देते हैं। ठीक है, अब गौर से देखो, यहां पर हमारे पास, यहां पर अगर मैं बात करूं, एक गॉस की प्रमेय होती है, गॉस की प्रमेय। ठीक है, तो गॉस की प्रमेय की अगर बात करें हम लोग, यहां पे लिख रहा हूं मैं, अगर मैं गॉस की प्रमेय की बात करूं तो गॉस की प्रमेय मैं लिख रहा हूं यहां पर, गॉस की प्रमेय से। अच्छा, गॉस की प्रमेय क्या होती है, फाई ई इज इक्वल्स टू 1 अपॉन एप्सिलॉन 0 इनटू क्यू, यही तो होती है गॉस की प्रमेय। तो अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर देखो फाई ई की वैल्यू हमने निकाली, यहाँ पर रख सकते हैं, और क्यू की वैल्यू हम पहले निकाल चुके हैं, लैम्डा एल, वो हम यहाँ पर रख देते हैं। ठीक है, तो हमें सिंपल सा यहाँ पर रखते हैं क्या, फाई ई बा, इसको समीकरण नंबर 3 कह देते हैं, फाई ई बा क्यू का मान समीकरण 3 में रखने पर इसमें रख लेते हैं। तो आप गौर से देखो, फाई की जगह पे ई वेक्टर ई
2 पाई आर एल बराबर 1 अपॉन एप्सिलॉन इनटू लैम्डा एल, ये तो रखेंगे। तो अब इसको थोड़ा इधर उधर करना है, बस हमें ई का मान निकालना है, वैद्युत क्षेत्र निकालना है, तो इस साइड में रखेंगे, बाकी सबको उधर भेज देंगे। तो यहाँ पर वेक्टर ई इज इक्वल्स टू 2 पाई आर एल मल्टीप्लाई में नीचे जाएगा ना, डिवाइड में हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कितना, यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ ऐसे करके लिख लेता हूँ 1 अपॉन 2 पाई आर एल एप्सिलॉन नॉट और लैम्डा एल, ठीक है। ऐसे मैंने लिख लिया, इसको मेंशन कर लिया, ठीक है। अब कुछ कट रहा है तो काट देते हैं, एल से एल कट गया, ठीक है। तो आप कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पर 1 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन 0 लैम्डा अपॉन आर। देखो ध्यान से, सेम वैसे लिखा है जैसे लिखा हुआ है, बस थोड़ा इधर उधर करके लिखा है, ठीक है। अब गौर से देखो, यहाँ पर अगर हम न्यूमेरिकल करेंगे तो 1 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू निकालनी पड़ेगी हमको, जो कि हमें पता नहीं है। हमें पता क्या है, पता यह है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसकी वैल्यू कितनी होती है 9 इंटू 10 टू द पावर 9, है ना, ये हमें पता है पहले से ही। तो हम क्या करते हैं, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं ताकि नीचे 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बन जाए, ठीक है। तो 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा हमारे पास, देखो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करा देता हूँ तो 2 लैम्डा अपॉन आर। ये हमें प्रूफ करके लेकर आना था। तो गौर से देखो, पूरा डेरिवेशन बहुत इजी तरीके से हो गया है, ठीक है। कई बार क्या होता है, समाकलन से भी करते हैं लोग, तो समाकलन से थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट भी पड़ सकता है। तो मैंने आपको बहुत इजी तरीके से यहाँ पर समझाया है, और सारे डेरिवेशन में आपको बहुत इजी तरीके से समझाऊंगा, बस आपको अच्छे से समझना है, ठीक है। अनंत विस्तार की आवेशित पतली अचालक सीट के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो इसको हम इस वीडियो में कवर करेंगे और बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, अच्छे से आप लोग समझ लेना, ठीक है। और बाकी जो पिछले वीडियोस हैं, अगर आपने नहीं देखे तो लिंक दे रखा है मैंने डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके आप देख सकते हैं, ठीक है। अच्छे से समझ लेना। तो डेरिवेशन को स्टार्ट करने से पहले डायग्राम बना लेते हैं, डायग्राम को समझ लेते हैं, रटना नहीं है आपको, ठीक है। डायग्राम मैंने आपको पहले ही बनाना सिखाया था, थोड़ा जल्दी करूंगा मैं, ठीक है। तो हमें क्या चाहिए, एक अचालक सीट चाहिए, लेकिन वो कैसी होनी चाहिए, आवेशित होनी चाहिए। तो यहाँ पर हमने एक अचालक सीट ले ली, ये, ठीक है। लेकिन ये क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है, पॉजिटिवली चार्ज है, ठीक है। मान लो ये इसका ए सरफेस है, ये क्या है इसका बी सरफेस है, बात समझ में आ गई, ठीक है। अब यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, मान लो इस डायरेक्शन में चल रहा है E1 इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। इसमें आपको डायग्राम ऐसे ही बनाना पड़ेगा, ठीक है। पहले वाला मेजर मत करना, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ और तरीके से था, ठीक है। इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और तरीके से चलेगा, इसमें 2 इलेक्ट्रिक फील्ड चलेंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या है, एक अचालक सीट रखी हुई है, ठीक है। इसके कारण क्या होंगे, 2 इलेक्ट्रिक फील्ड चलेंगे, एक इस साइड में और एक इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो ध्यान रखने वाली बात ये है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, यहाँ पर E1 है, जिसके कारण इसका अगर एरिया वेक्टर निकालेंगे, एरिया वेक्टर मैंने आपको निकालना सिखाया था, ठीक है। मान लो ये सरफेस जो है वो S1 सरफेस है, तो इसका जो एरिया वेक्टर होगा वो कितना होगा, वेक्टर ds1, ठीक है। ये इसका एरिया वेक्टर हो गया। ऐसे सेम अगर इसकी बात करें तो यहाँ पर इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो है वेक्टर E2, और इसका अगर एरिया वेक्टर की बात करें तो ये कितना हो जाएगा, वेक्टर ds2, ठीक है। मान लो ये सरफेस जो है वो S2 सरफेस है। अब देखिए यहाँ पर जो ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पर E1 वो बिल्कुल इक्वल है E2 के, यानी जितना इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर अप्लाई हो रहा है उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर भी अप्लाई हो रहा है। इस बात को यहाँ पर मेजर करके दिमाग में रखना है। अब देखो इसे करना कैसे है, माना अचालक आवेशित सीट का क्षेत्रफल कैपिटल ए है,
मैंने यहाँ पर जो क्षेत्र का, ये पूरी शीट का जो क्षेत्रफल मान लिया है वो कितना मान लिया, कैपिटल ए है, ठीक है। तथा प्रति एकांक क्षेत्रफल पर आवेश सिग्मा है। कितना है, सिग्मा। देखो सिग्मा का साइन ऐसा होता है, ठीक है, मैं यहां लिख देता हूं, सिग्मा है, यहां पर ऐसे कैरी करना है हमको। और बाकी थोड़ी बहुत थ्योरी आप लिख लेना कि एक सरफेस ए है, एक सरफेस ए है, एरिया वेक्टर ले रखा है, ये आप लोग अपने आप कर लेना, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर करूंगा तो बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगा। मैं डायरेक्ट यहाँ पर डेरिवेशन करता हूँ, ठीक है। पूरी अचालक सीट पर यहां पर आप पृष्ठ भी लिख सकते हो, ठीक है। पूरी अचालक सीट पर कुल आवेश, अब यहां पर देखो कुल आवेश कितना, Q बराबर सिग्मा ए, ध्यान रखना, ठीक है। इसको बोलेंगे हम लोग समीकरण नंबर 1, इसको मैंने समीकरण नंबर 1 कह दिया। इसका आगे हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं। अब यहाँ पर वैसे ही हम सेम करेंगे जैसे हमने पिछले डेरिवेशन में किया था। हमने क्या किया था, ये जो वृत्त था, ये वाला वृत्त, इसका हमने अलग निकाला था फ्लक्स, और इसका फ्लक्स हमने अलग निकाला था, ठीक है। अच्छा एक चीज और मेंशन कर लेते हैं, यहाँ पर ये वाली जो सरफेस है ये रह गई है ना, तो इसको क्या देते हैं, S3। तो यहाँ पर जो एरिया वेक्टर होगा वो कैसा होगा, DS3, यहाँ पर जाएगा ना एरिया वेक्टर, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा चल रहा है, यहाँ पर ऐसे चल रहा है यहाँ पर, ठीक है, ये वाला। अब यहाँ पर देखो पहली चीज, पहले रिंग की बात करते हैं, पृष्ठ ए की बात करते हैं, ठीक है। चलो पहले बी की बात कर लेते हैं, S1 की, ठीक है। तो यहाँ पर देखो मैं यहाँ लिख रहा हूं, पृष्ठ S1 बा E1 के बीच का कोण कितना होगा। अच्छा गौर से देखो, E1 इस साइड में है, एरिया वेक्टर भी इस साइड में जा रहा है, तो एंगल कितना है, 0। कितना एंगल, 0। तो यहां पर लिख रहा हूं मैं कि S1 से होकर गुजरने वाला फ्लक्स कितना, φ1 बराबर कितना, E1 इंटू ds1 cos थीटा, ठीक है। इसको थोड़ा देख लेना यहां पर। अब देखो φ1 की अगर बात करें तो φ1 कितना आएगा, E1 तो E1 ही रहेगा यहाँ पर, और ds1 इतना ही रखते हैं इसे। उसके बाद यहाँ पर एक बात मेजर करो, यहाँ पर देखो cos थीटा है ना, cos थीटा, तो हमें क्या रखना है यहाँ पर, cos 0। तो cos 0 की वैल्यू कितनी, यहाँ पर 1 हो जाएगी, है ना। अब गौर से देखो, ये जो एरिया है इसका, ये वाला जो वृत्त ना, वृत्त, इसका एरिया मान लो यहाँ पर A है, कैपिटल A है, इसका एरिया जो पूरा कैपिटल है तो A है, तो इसके बराबर भी एरिया इसका भी होगा ना, कैपिटल A। ध्यान से देखो, दोनों के एरिया जो होंगे वो बराबर होंगे। तो यहाँ पर मैं इस जो ds1 लिखा है हमने, ठीक है, ये जो ds1 लिखा है हमने, अगर इसके एरिया की हम लोग बात करें यहाँ पर, तो कितना एरिया हो जाएगा यहाँ पर, A इंटू 1, तो ये कितना बन गया, EA, ठीक है। अब EA कैसे बना देखो जरा ध्यान से, चूंकि E1 इज इक्वल्स टू E2, ठीक है, और इक्वल्स टू E। मैंने क्या किया, E1 हमने देखो यहाँ पर ध्यान से देखो, E1 और E2 क्या है, एक दूसरे के बराबर है। मैंने आपको पहले ही बता दिया था वीडियो शुरू होने से पहले कि E1 जो है इस डायरेक्शन में जा रहा है और E2 क्या है, इस डायरेक्शन में जा रहा है, और दोनों के परिमाण क्या है, बराबर हैं। तो हमने क्या किया, उसको E से मेंशन कर दे रहे हैं हम, E1 को भी E से मेंशन करेंगे और E2 को भी E से मेंशन करेंगे, ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ पर E लिख दिया। और A देखो यहाँ पर इसका क्षेत्रफल जो है उसे हमने यहाँ पर लिखा है A में, ठीक है। अब यहाँ पर
अगले पृष्ठ की बात करते हैं, इस वाले पृष्ठ की, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्या होगा, S2 बार E2 के बीच का कोण कितना, फिर से 0 होगा, जरा ध्यान से देखो इस साइड में, ठीक है। तो फिर से 0 होगा तो अब फ्लक्स कितना हो जाएगा, फ्लक्स कितना, φ2 बराबर सेम रहेगा, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड E2 लगाएंगे, ds2 लगाएंगे और cos थीटा लगाएंगे, ठीक है। तो cos थीटा की वैल्यू कितनी, इसको तो E मेजर कर देता हूँ ET की जगह पे, ठीक है। और ds2 इसका भी जो एरिया होगा इसके बराबर होगा ना, सेम दोनों का एरिया जो होगा वो कैसा होगा, बराबर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर एरिया को मैं मेंशन कर रहा हूँ E2 को चाहे लिखो आप चाहे E लिखो, ठीक है। तो इसका एरिया A है, बात समझ में आ गई हमारी, ठीक है। और cos 0 है, ठीक है। तो अब अगर हम इसे आगे सॉल्व करेंगे तो सेम यही क्वांटिटी आएगी जो हमें φ1 में मिली थी, ठीक है। तो अब देखिए φ2 बराबर EA, खाली EA मिलेगी, है ना। तो EA हमने यहाँ पर मेंशन कर ली, यानी φ2 की वैल्यू यहाँ पर निकलकर सामने आ गई है। अब बात रहेगी तीसरी सरफेस की, S3 सरफेस की, ठीक है। इसका अब निकालेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर देखो S3 बा एक चीज यहाँ पर देखते हैं, देखो एरिया वेक्टर इसका ऊपर जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर जा रहा है ना, एरिया वेक्टर इधर जा रहा है, तो ds3, ठीक है। अब यहां पर देखो ds3 यहां पर जा रहा है ना, तो ds3 बा इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का कोण, ठीक है, कितना 90 डिग्री, बात समझ आ गई, ठीक है। यहां कितना आया 90 डिग्री। अच्छा यहां पर एक चीज देखो, यहाँ पर जो मैंने एक बात लिखी ना, पृष्ठ S1 और E1 के बीच का कोण हमने कितना निकाला, 0, ठीक है। यहाँ पर एक चीज और मेंशन कर लेना, खाली यहाँ पर एरिया वेक्टर लिख लेना, ठीक है। ये ध्यान नहीं रहा लिखने का इसलिए रह गया, यहाँ पे D लगा लेना, ठीक है। क्योंकि जो एंगल होता है, एंगल जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड और जो आपका एरिया वेक्टर होता है उनके बीच का होता है, ठीक है। तो यहाँ पर D लगाना मैं भूल गया, तो यहाँ पे लिख लेना आप देखो यहाँ पर हमने एरिया वेक्टर निकाल लिया, ds3 बार E के बीच का कोण कितना 90 डिग्री। अब फ्लक्स निकाल लेते हैं S3 से, तो फ्लक्स कितना, फ्लक्स φ3 इज इक्वल्स टू E ds3 cos थीटा। तो E ds3 ऐसे ही रखो और cos 90 लगाओ, cos 90 की वैल्यू हो गई 0, तो सारा का सारा जो फ्लक्स था वो भी कितना हो गया 0। तो यानी हमें φ1 की वैल्यू मिल गई कितनी EA, और φ2 की भी वैल्यू मिल गई कितनी EA, और φ3 की वैल्यू मिल गई 0। अब हम क्या करेंगे, कुल फ्लक्स निकालेंगे, ठीक है। अगर बात करें कुल फ्लक्स की, कुल फ्लक्स φE इज इक्वल्स टू φ1 प्लस φ2 प्लस φ3। तो φ1 की वैल्यू कितनी EA प्लस EA प्लस 0, ठीक है। तो हमने क्या किया, इन तीनों को जोड़ दिया आपस में, तो इनको जोड़ेंगे तो कितना बनेगा 2EA, केवल इतना ही बनेगा, है ना। तो यानी φE की वैल्यू जो मिली हमें वो कितनी मिली 2EA। जो हमारा यहाँ पर वैद्युत फ्लक्स इस जो अचालक सीट है इससे निकल रहा है वो कितना निकल रहा है, कुल वैद्युत फ्लक्स 2EA निकल रहा है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम क्या, कुल फ्लक्स निकल गया, अब हमें क्या करना है, इस फ्लक्स को उठा के गाउस की प्रमेय में रखना है, ठीक है। तो सिंपल सा फंडा है, गाउस की प्रमेय से। अब गाउस की प्रमेय क्या होती है, φE इक्वल्स टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू Q। अब यहां पर एक चीज देखो, φE की वैल्यू कितनी आई 2E
2EA इतनी आई। और कितना दिया 1/ε0 इनटू, अच्छा क्यू की वैल्यू जो थी हम पहले भी निकाल चुके थे, कितनी, समीकरण नंबर जो 1 बनाया था हमने उसमें कितनी निकाली थी, सिग्मा ए निकाली थी। कितनी निकाली थी, सिग्मा ए। यहाँ पे लिख देते हैं बिकॉज Q इज इक्वल्स टू सिग्मा ए, यहाँ पे लिख देते हैं, मेंशन कर देते हैं ताकि याद रहे, ठीक है। हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालनी ना, तो E इज इक्वल्स टू 1/2ε0 और A भी आ जाएगा नीचे इनटू सिग्मा ए। तो A से A कैंसिल हो गया, तो बचा कितना, E बराबर वेक्टर E इक्वल्स टू 1 की जगह पे एक काम करते हैं, सिग्मा की 1 से मल्टीप्लाई होगी तो सिग्मा ही आ जाएगा, ठीक है, सिग्मा अपॉन 2ε0। तो ये जो क्वांटिटी आई निकल कर, ये क्वांटिटी जो है वो है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी E बराबर सिग्मा अपॉन 2ε0। बच्चों अब गॉस की थ्योरम का अगला अनुप्रयोग करते हैं, यानी तीसरा अनुप्रयोग, ठीक है। तीसरा अनुप्रयोग में क्या है, अनंत विस्तार की आवेशित चालक पट्टिका के कारण, अब ध्यान से देखना वहां पर क्या थी, आवेशित अचालक शीट थी, अब यहाँ क्या है, चालक पट्टिका के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है, इसको हमें यहाँ पर डिफाइन करना है, ठीक है। तो फटाफट से मैं डायग्राम बना देता हूँ और अब आपको समझ में आ गया होगा कि डायग्राम कैसे बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें डायग्राम सेम वैसे ही बनाना है, बस थोड़ा सा डिफरेंस आएगा। डिफरेंस क्या है, यहाँ पर हमें चालक सीट रखनी है, यानी चालक पट्टिका रखनी है, ठीक है। वो भी क्या होनी चाहिए, आवेशित होनी चाहिए। तो यहाँ पर चालक पट्टिका रख देते हैं जो क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है। सेम डायग्राम बनेगा जैसे लास्ट वाले और उससे पहले वाले डेरिवेशंस में हमने बनाया है, बिल्कुल सेम वैसे ही बनेगा। यहाँ पे थोड़ा सा अंतर आएगा, वो मैं बता दूंगा आपको। ये आ गया आपका चालक, ठीक है, चालक पट्टिका बोल सकते हो आप। अब यहाँ पर देखो, इसका मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड में जा रहा है E1, ठीक है, यहाँ पर चल रहा है वेक्टर E1, और जो E2 है यहाँ पर, E2 इस साइड में, ये है आपका 0, क्योंकि चालक सीट यहीं पर रखी हुई है ना, चालक पट्टिका, तो यहाँ पर कितना है, 0। यहाँ पर देखो E1 आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, और एरिया वेक्टर अगर लेता हूं तो ds1 सेम रहेगा, S1 ये हो गई, ये S2 हो गई। ध्यान देने वाली बात ये है। और S3 की अगर बात करें तो ये है S3 का एरिया वेक्टर ds3। अब आपको ज्यादा परेशानी नहीं आ रही होगी डायग्राम बनाने में, दिक्कत नहीं आ रही होगी, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे चल रहा है, ठीक है, थोड़ा ध्यान देने वाली बात है। ये कितना बनेगा एंगल, 90 डिग्री का एंगल बनेगा, ठीक है, ये 90 डिग्री का एंगल। तो डायग्राम आपका बेसिकली ऐसे मेंशन करना है यहाँ पर। और इसका एरिया वेक्टर की बात करें तो कितना, ds2 यहाँ पर जाएगा इस तरीके से, ठीक है। तो बस इतना ही डायग्राम बनाना है आपको, इसमें और कुछ नहीं करना है, ठीक है। मैं थ्योरी कुछ भी नहीं लिखाऊंगा, मैं सारी चीजें आपको पहले ही बता चुका हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज वही माननी है जो पहले हमने मानी थी, माना आवेशित चालक सीट, पट्टिका लिख देते हैं, पट्टिका, चालक पट्टिका का क्षेत्रफल कैपिटल A है, ठीक है, तथा प्रति एकांक क्षेत्रफल पर आवेश सिग्मा है। तो पूरे पृष्ठ पर कितना हो जाएगा, सेम जैसे हमने पहले करा था, ठीक है। तो पूरे पृष्ठ पर आवेश कितना, Q इक्वल्स टू सिग्मा ए, समीकरण नंबर 1 फिर से कर दिया, ठीक है। अब वैसे ही सेम करना है, यहाँ का हमको फ्लक्स निकालना है, यहाँ का निकालना है और यहाँ का निकालना है, फिर से ऐड कर देना है, ठीक है। तो सिंपल सा फंडा क्या है, देखो एरिया वेक्टर ds1 बा
E1 के बीच का कोण कितना है 0, ठीक है। तो फ्लक्स कितना φ1 इक्वल्स टू E1 ds1 cos थीटा, यानी कितना E1। अच्छा यहाँ पर अगर मैं इसका एरिया A मान लेता हूं तो इसका भी एरिया कितना होगा A होगा, ठीक है। तो मैं A मेंशन कर रहा हूं यहाँ पर, तो A cos 0। अब देखो बच्चों यहाँ पर मैंने E1 A cos थीटा लिखा है, ठीक है, cos 0 लिखा है। अब लास्ट वाले डेरिवेशन में हमने देखो मैंने आपको समझाया था कि जो यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड है और यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड है, इन दोनों को इक्वल करके हम क्या करते हैं E मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली क्या हो गया E आ गया और A और ये कितना 1 हो गया, तो कितना बना EA बना, ठीक है। समीकरण नंबर 2 कह दो इसे। उसके बाद φ1 समीकरण नहीं भी कहोगे तब भी काम चल जाएगा, ठीक है। φ1 की वैल्यू आ गई, यहाँ पर φ1 बराबर कितना आ गया EA आ गया। अब यहाँ पर एक चीज हम मेंशन करते हैं, यहाँ पर एक चीज पहले डायग्राम में समझ लो, यहाँ पर E2 कितना है 0 है। तब हम क्या कर सकते हैं, सीधे सीधे हमें एरिया वेक्टर और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके बीच का एंगल निकालने की जरूरत नहीं, हम तो सीधे यहाँ पर अप्लाई कर देंगे, E2 की वैल्यू रख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर E2 की वैल्यू हमें दे रखी है, तो हम सीधे फ्लक्स निकालते हैं। तो फ्लक्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखो ds2 पृष्ठ से होकर जाने वाला फ्लक्स कितना φ2, ठीक है, φ2 E2 ds2 cos थीटा। अब गौर से देखो ये तो कितना है 0 है, तो ये टोटल जो फ्लक्स हुआ कितना हो गया 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, ठीक है। तो φ2 की वैल्यू कितनी आ गई 0 आ गई। अब क्या करना है हमको, अगली सतह निकालनी है, S3 निकालनी है, ठीक है। S3 की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो S3 में देखो यहाँ पर एंगल कितना बन रहा है 90 डिग्री का एंगल बन रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर ds3 बा वेक्टर ds3 बा E के बीच का कोण कितना है 90 डिग्री सेम, ठीक है। अब यहाँ पर इसको आगे कर लेते हैं। अब आगे देखो कैसे सॉल्व करना है। फ्लक्स की बात करें तो फ्लक्स φ3 कितना आया E इंटू ds3 cos थीटा, ठीक है। तो कितना आया φ3 इज इक्वल्स टू E। पहली बात तो आप ds3 रख लो, एरिया लगाने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। कैसे, क्यों जरूरत नहीं, क्योंकि cos क्या है 90 है, तो यानी सारी जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी 0 हो जाएगी। ध्यान से देखो जरा ds3 इसकी जो वैल्यू हुई वो कितनी हो गई 0 हो गई cos 90 की वैल्यू। जब cos 90 की वैल्यू 0 हो गई तो φ3 जो हुआ आपका कितना आ गया 0 आ गया, φ3 की वैल्यू आ गई। अब टोटल फ्लक्स निकाल लेते हैं, कुल फ्लक्स कितना, कुल फ्लक्स की अगर बात करें तो φe इज इक्वल्स टू φ1 प्लस φ2 प्लस φ3, और आपका φ1 जो था वो कितना आया था φ1, अगर φ1 की बात करें तो φ1 कितना आया EA आया φ1, ठीक है। कितना आया EA प्लस प्लस 0, हाँ। φ2 की वैल्यू कितनी 0 और φ3 की वैल्यू कितनी 0, ठीक है। तो φe जो है आपका वो कितना आ गया केवल और केवल EA आया, ठीक है। तो यानी आपको टोटल फ्लक्स मिल गया कितना φe इक्वल्स टू EA। अब हमें सेम वैसे ही करना है जैसे हमने उसमें किया था, गाउस की प्रमेय से। देखो गाउस की प्रमेय क्या, φe इक्वल्स टू 1/ε0 इनटू q। फाई की वैल्यू कितनी आ गई EA आ गई, ठीक है, 1/ε0 इनटू, और ये कितना होता है सिग्मा ए होता है, हमने पहले सीख चुके हैं हम लोग। तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं सिग्मा ए इज इक्वल्स टू कितना Q। तो E की वैल्यू अगर मुझे निकालनी है
तो ए साइड में जाएगा तो कितना हो जाएगा 1/ε0 इंटू ए, और ऊपर क्या है सिग्मा ए, तो ए से ए कैंसिल हो गया तो कितना बचा ई बराबर σ/ε0। तो इस तरीके से आपको पूरा का पूरा डेरिवेशन करना है, फटाफट से इसे नोट कर लीजिए, फिर अगले वाले डेरिवेशन